हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी बच्चे ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज इस क्लास में 8 अगस्त ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न हमारे पास भेजे हैं विनय कुमार कानपुर से, श्रुति, वैभव और केशव वर्मा ने। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें प्रश्न भेजे हैं। और बहुत सारे बच्चों के सवाल हैं कि सर आपकी क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है। तो आप सभी को बता दें, हमारी क्लास आपको रेगुलर 8:30 बजे मिलती है, यानी कि शाम को डेली 8:30 बजे क्लास होती है। तो सभी को क्लास ज्वाइन करनी है और इसी के साथ साथ आप सभी को अपने मॉक टेस्ट भी करने हैं। मॉक टेस्ट आप कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.triplec.com पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ढेर सारे मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे, जहाँ से आप बारी बारी से कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज का सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, आपको जवाब करना है जीमेल में अधिकतम स्पेस कितना होता है। मैक्सिमम स्पेस आपके जीमेल में आपको कितना मिलता है? 10 GB, 15 GB, 20 GB या फिर 25 GB का? यहाँ पर बताइएगा कौन सा करेक्ट आंसर है। और जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं तो आप सभी क्लास को भाई शेयर कर दो, ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। तो आपको पता है आपके जीमेल में टोटल जो स्पेस आपको मिलता है वो 15 GB का मिलता है। 15 GB का स्पेस होता है आपके जीमेल में। बट यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि आप जीमेल से कोई फाइल अगर भेजना चाहते हैं तो कितनी साइज की फाइल को अपलोड कर सकते हैं, यानी कि कितनी बड़ी फाइल आप जीमेल से किसी को भेज सकते हैं। तो आपका आंसर होगा 25 MB का, यानी कि 25 MB से ज़्यादा फाइल अगर कोई है तो आप उसको फिर जीमेल से नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, उसके लिए उस फाइल को आपको कहाँ, गूगल ड्राइव पर अपलोड करना होता है। बट मैक्सिमम 25 MB तक की फाइल को हम अपलोड कर सकते हैं या भेज सकते हैं। तो ये भी सवाल एग्जाम में देखा गया है, कई बार पूछा है कि आप जीमेल से अगर कोई फाइल भेजना चाहते हैं तो कितने साइज की फाइल को भेज सकते हैं। मैक्सिमम 25 MB तक की फाइल हम भेज सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, अगला पूछा गया है, आप क्रिप्टो करेंसी कहाँ से खरीद सकते हैं? आप क्रिप्टो करेंसी कहाँ से खरीद सकते हैं? एक प्राइवेट ट्रांजैक्शन, एक एक्सचेंज, एक बिटकॉइन, ATM या फिर उपरोक्त में से सभी, ऑल ऑफ दीज। अब इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है आप सभी को बताना है। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, ध्यान रखना है डी ऑप्शन हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है रिसाइकल बिन स्वतः कॉन्फ़िगर हो जाता है ताकि यह आपके हार्ड डिस्क का डैश फाइल स्टोर करने के योग्य हो जाए। मतलब रिसाइकल बिन स्वतः कॉन्फ़िगर हो जाता है ताकि यह आपके हार्ड डिस्क का %% फाइल स्टोर करने के लिए योग्य हो जाए। 1%, 5%, 10% या फिर 15%। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, यहां पर बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखना है सभी को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5%। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। यहां पर आपको बताना है क्रिप्टो करेंसी एक उदाहरण है, क्रिप्टो करेंसी का एक उदाहरण है, ये बताना है। मीन्स इसमें से क्रिप्टो करेंसी का एग्जाम्पल कौन सा है? क्या गोल्ड, मनी, बिटकॉइन या इसमें से कोई नहीं? इसमें कौन सा है क्रिप्टो करेंसी? तो आपको पता है यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा, बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, देखो क्रिप्टो करेंसी होता क्या है, थोड़ा सा हम आपको यहां पर समझा देते हैं कि क्रिप्टो करेंसी कहते किसे हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या आभासी मुद्रा है, मतलब एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी आप बोल सकते हैं। तो जो क्रिप्टो करेंसी होती है किसे कहते हैं? जो आपकी वर्चुअल करेंसी होती है या फिर डिजिटल करेंसी आप बोल सकते हैं, इसी को क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। ये बात आपके समझ में आ गई, यानी कि जो डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है वही हमारी क्रिप्टो करेंसी है, जिसे क्रिप्टोग्राफी के द्वारा सुरक्षित किया जाता है। और जो आपकी वर्चुअल करेंसी होती है, जो आपकी डिजिटल करेंसी होती है, इस करेंसी को सिक्योर यानी कि सुरक्षित कैसे बनाया जाता है? क्रिप्टोग्राफी के द्वारा। क्रिप्टोग्राफी के द्वारा इसे सुरक्षित या सिक्योर किया जाता है, जिससे नकली या दोहरा खर्च करना लगभग असंभव हो जाता है। यानी कि डबल ट्रांजैक्शन या नकली खर्च यहाँ पर नहीं हो सकता है, या धोखाधड़ी नहीं हो सकती, ऐसा आप समझ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी अलग अलग यहाँ पर सभी का होता है, तो उसकी सुरक्षा के लिए क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। और जो भी हमारा वर्चुअल या फिर डिजिटल करेंसी होता है उसी को क्रिप्टो करेंसी का नाम देते हैं। कई क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होती हैं, यानी कि कई क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित हैं। जैसे आपका बिटकॉइन हो गया, तो बिटकॉइन क्या है? एक क्रिप्टो करेंसी है, मतलब एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी आप इसे बोल सकते हैं, और यह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ठीक है, देखो कुछ हमने क्रिप्टो करेंसी के नाम शामिल कर दिए, जैसे अभी यहाँ पर पूछा कि निम्न में से कौन सा क्रिप्टो करेंसी है, और यहाँ पर नाम क्या दिया था?
यहाँ पर नाम दिया था बिटकॉइन का, बट अगर बिटकॉइन ना होता कुछ और देते तो आप कैसे पहचानते हैं? तो इसलिए हमने यहाँ पर कुछ क्रिप्टो करेंसी के नाम शामिल कर दिए हैं, तो जिन्हें आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बस इसको ध्यान रखना है कि हाँ ये भी क्रिप्टो करेंसी में ही आते हैं। तो देखो पहला तो नाम है बिटकॉइन, आपको पता है बिटकॉइन है, इसको शॉर्ट में या इसका कोड आप समझ लो क्रिप्टो और BTC होता है, बट इससे आपको मतलब नहीं, बस आपको ध्यान रखना है बिटकॉइन क्या है, एक क्रिप्टो करेंसी है, सभी को पता है, कई बार हमने पढ़ाया भी है। बट दूसरा क्या है यहाँ पर देखो इथरनियम, ये भी एक क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है, और बिनेंस कॉइन ये भी क्रिप्टो करेंसी है, कार्डेनो, डोजी कॉइन और टेथर, XRP, पोलकैडॉट, इंटरनेट कंप्यूटर और बिटकॉइन कैश, ये सभी क्रिप्टो करेंसी है। तो बस आप क्या करो, इनका एक स्क्रीनशॉट ले लो, बस थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ये सारी क्रिप्टो करेंसी, अगर कोई भी नाम आ जाता है तो आप बता सकते हैं हाँ ये क्रिप्टो करेंसी का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। अभी आपको पता चल गया। बाकी अब आपको बताते हैं ब्लॉकचेन। जैसा हमने बताया कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। जैसा आपका जो बिटकॉइन है, ये बिटकॉइन कैसा है, ये भी आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। तो ब्लॉकचेन होता क्या है, थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं। देखो ब्लॉकचेन इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ डाटाबेस, यह एक विशेष प्रकार का डाटाबेस होता है। It differs from a typical database in the way it stores information. Blockchain store data in blocks that are then chained together. मतलब ब्लॉकचेन एक विशिष्ट प्रकार का डेटाबेस होता है, तो आपके समझ में आ चुका है। यह सूचनाओं को संग्रहित करने के तरीके में एक विशिष्ट डेटाबेस से भिन्न है। मतलब जिस डेटा, जो एक नॉर्मल डेटाबेस होता है जहां पर इंफॉर्मेशन को संग्रहित किया जाता है, स्टोर किया जाता है, एक नॉर्मल डेटाबेस जहां पर सूचनाएं इकट्ठी की जाती हैं, ये वैसा डेटाबेस नहीं है, एक विशिष्ट प्रकार का डेटाबेस है। कैसा है? ब्लॉकचेन डेटा को ब्लॉक में स्टोर करते हैं। ब्लॉकचेन जो डेटा होता है या डेटाबेस होता है, इसमें अलग अलग ब्लॉक होते हैं और इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो इन ब्लॉक में स्टोर की जाती है, ठीक है। और सभी ब्लॉक आपस में एक लिंक, एक चैन से लिंक होते हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं, जो फिर एक साथ जंजीर से बंधे होते हैं, ठीक है। आपस में एक साथ एक चैन से बंधे होते हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। बाकी ज्यादा डीप में आपको नहीं जाना है, बस इतना समझना है अभी कि ब्लॉकचेन होता क्या है। तो ब्लॉकचेन एक प्रकार का डाटाबेस है जहां पर सारा डेटा, जो भी आपका क्रिप्टो करेंसी का डेटा है, वो यहां पर स्टोर किया जाता है। और ये एक स्पेशल डाटाबेस होता है, जो नॉर्मल आपका डेटाबेस होता है वैसा डेटाबेस नहीं होता है, एक स्पेशल डाटाबेस होता है, ठीक है। तो इसी को नाम देते हैं ब्लॉकचेन का। कुछ हमने आपके लिए एग्जाम पॉइंट लिखे हैं, बस वो आपको ध्यान रखें। जैसे ब्लॉकचेन एक स्पेशल डाटाबेस है, बस इतना आपको समझना है कि ब्लॉकचेन एक स्पेशल डाटाबेस है जहां पर क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन स्टोर किए जाते हैं। यानी कि क्रिप्टो करेंसी के जो ट्रांजैक्शन है, जो इंफॉर्मेशन है, वो ब्लॉकचेन के डाटाबेस में स्टोर किए जाते हैं और ब्लॉकचेन एक स्पेशल डाटाबेस है। ये बात आपके समझ में आ गई। अब एक सवाल यहां से ये होता है कि ब्लॉकचेन के फाउंडर कौन है, तो आपको ध्यान रखना है पीटर स्मिथ, बेन रिब्स और निकोलस कैरी, ये ब्लॉकचेन के फाउंडर हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं बिटकॉइन के फाउंडर की, तो आपको पता है सतोशी नाकामोटो, ये बिटकॉइन के फाउंडर हैं और ये 2009 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन के फाउंडर कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, सतोशी नाकामोटो हैं, ठीक है। 2009 में बिटकॉइन को आविष्कार किया गया था, इसकी खोज हुई थी, आप ऐसा बोल सकते हैं। बिटकॉइन आपकी एक कैसी करेंसी है, तो एक डिजिटल या फिर आप वर्चुअल करेंसी भी इसे बोल सकते हैं, या फिर हम इसका नाम देते हैं क्रिप्टो करेंसी का। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, आप ऐसा कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में प्रयोग होती है? बताइए यहां पर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चों को बताना है। निम्न में कौन सी स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में इस्तेमाल होती है? तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, माउस हो जाएगा आपका राइट आंसर। कौन सी स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस की बात कर रहे हैं जो ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में इस्तेमाल होती है, यानी कि GUI, जिसका मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, तो आपका माउस ही हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। फेसबुक का इस्तेमाल ऑनलाइन मार्केटिंग में किया जा सकता है। क्या फेसबुक का इस्तेमाल ऑनलाइन मार्केटिंग में आप कर सकते हैं? अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग करना चाहते हैं तो फेसबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। आपने देखा होगा फेसबुक पर भी आजकल बहुत सारे ऐड आपको दिखाई देते हैं, यानी कि हम ऑनलाइन मार्केटिंग फेसबुक पर भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर ऐसा कुछ आता है तो आप आंसर करेक्ट करेंगे। यहां पर आपको बताना है कैल्क सीट में कौन सी की डेटा को दर्ज नहीं करती है। मतलब कैल्क सीट के अंदर हम कौन सी की से डेटा को दर्ज नहीं कर सकते हैं, एंटर नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन दिया गया है एरो की,
एंटर की, एस्केप की और टैब की। तो किस की से हम डेटा को दर्ज नहीं कर सकते हैं? यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस्केप की से हम दर्ज नहीं कर सकते हैं। कैसे? जैसे देखो यहां पर आपका लिब्रियोफिस कैल्क है और लिब्रियोफिस कैल्क में क्या होता है, रोज एंड कॉलम होते हैं। हमने यहां पर कुछ लिखा, जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो यहां पर कर्सर आ जाता है, ठीक है। कर्सर आपके सामने होता है, उस सेल के अंदर आप कुछ भी लिखते हैं। लिखने के बाद में या तो आप एंटर कर देंगे, अगर आप एंटर कर देंगे तो भी इस सेल में डेटा हमारा लिख जाएगा। मतलब अगर एंटर नहीं करते हैं तब तक तो कर्सर ही दिखाई देता रहता है, तो एंटर करना पड़ेगा तभी उस सेल में डेटा हमारा कंप्लीट लिख पाएगा। तो एंटर कर सकते हैं। अगर आप एरो की दबा देते हैं, कोई भी एरो की दबा देते हैं तो भी वो डेटा एंटर हो जाएगा। इसके बाद में अगर आप एंटर की दबा दें तब तो हो ही जाएगा। बाकी अगर आप टैब की प्रेस करते हैं तब भी आपका डेटा वहां पर लिख जाएगा। एस्केप की यहाँ पर ये काम नहीं करेगी। एस्केप की आपका ही सही जवाब है कि इस की का इस्तेमाल हम डेटा को स्टोर करने में या डेटा को दर्ज करने में नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। किसी टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? अगर आप किसी टेक्स्ट को जस्टिफाई करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? जस्टिफाई आप समझते हैं। जैसे देखो कोई पेज है आपका जहां पर आपने कुछ लिख रखा है, तो अधिकांश आपने देखा होगा जब आप कुछ लिखते हैं तो जो हमारा लेफ्ट एरिया होता है वो तो एकदम बराबर लाइन होती है, ऐसे सारी लाइन लेफ्ट एरिया में बराबर गई होती हैं। हमने कुछ भी लिखा तो ऐसे करके लिखा होता है, ठीक है। देखो इस प्रकार से। अब यहां पर जो ये वाला एरिया है, जो आप यहां पर ये एरिया देख रहे हैं इस साइड का, ये वाला जो एरिया देख रहे हैं लेफ्ट साइड का, ये तो एकदम बराबर है। बट राइट साइड का अगर आप एरिया देखेंगे तो कैसा है, ये राइट साइड वाला एरिया यहां पर ये बराबर नहीं है, कम ज्यादा हो रहा है, क्योंकि कोई सेंटेंस बड़ा है कोई सेंटेंस छोटा है। किसी सेंटेंस में जो लिखा उसमें कोई वर्ड ज्यादा बड़ा था, कोई छोटा था, और दूसरे वाले में थोड़ा वर्ड कम थे, तो सेंटेंस हमारा छोटा हो गया। तो यहां पर ये बराबर नहीं है। बट हम ये चाहते हैं कि दोनों इंडेंट, दोनों किनारे बराबर रहें। ऐसा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल जे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि जस्टिफाई की शॉर्टकट की होती है। इससे हमारा पूरा पेज जस्टिफाई हो जाएगा। यानी कि जो हमारे वर्ड यहाँ पे लिखे, क्योंकि आपको पता एक सेंटेंस कैसे बनता है, उसमें बहुत सारे वर्ड होते हैं, है ना। वर्डों को मिलाकर के सेंटेंस बनता है। तो जो आपस में वर्ड हैं उनके अंदर जो गैप है ना, वो ऑटोमेटिक कम ज्यादा हो जाएगा। जैसे आप जस्टिफाई कर देंगे तो वो गैप ऑटोमेटिक कम ज्यादा हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल और हम आपको समझा देते हैं ताकि जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उनके भी समझ में आ जाए। मान लिया कोई वर्ड आपका लिखा है, वो इतना बड़ा है, एक वर्ड यहाँ पे लिखा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ये अलग अलग वर्ड हैं। और अगली लाइन जो हमने लिखी उसमें हमारा वर्ड इतना बड़ा था, एक इतना बड़ा था, एक इतना बड़ा था, एक इतना बड़ा था, एक इतना था, फिर ऐसे था। ये हमारे अलग अलग वर्ड हैं। तो देखो हमारी इधर की लाइन तो बराबर है, बट इधर लाइन में गैप है। यहां तक ही रहा सेंटेंस, ये यहां तक रहा, ये यहां तक आ गया। अब अगर हमने जस्टिफाई कर दिया तो क्या होगा, तो ये होगा ये कि इसमें जो यहां पर गैप देख रहे हैं ना, ये गैप बढ़ जाएगा और ये लाइन, ये वर्ड हमारा बिल्कुल किनारे पर लग जाएगा, ये भी किनारे पर लग जाएगा और इसके बीच बीच में गैप बढ़ा देगा, एडजस्ट हो जाएगा आपस में। तो ये वाला किनारा और ये वाला किनारा एकदम बराबर आपको दिखेगा। इसी को कहते हैं जस्टिफाई। तो कंट्रोल जे हम कर सकते हैं। बाकी कंट्रोल ई का आपको पता होगा, सेंटर कर सकते हैं, और कंट्रोल आर से हम राइट कर सकते हैं, कंट्रोल एल से हम लेफ्ट कर सकते हैं। आगे देखिए, विंडोज नियंत्रण पैनल मींस कंट्रोल पैनल से क्या नहीं किया जा सकता है? विंडोज नियंत्रण पैनल से आप क्या नहीं कर सकते हैं? कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है? क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने है, बताइएगा। एप्लीकेशन चलाना, प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन, फॉन्ट जोड़ना, एप्लीकेशन इंस्टॉल करना। तो आप कंट्रोल पैनल से क्या नहीं कर सकते हैं? एप्लीकेशन चला नहीं सकते हैं। आप प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, फॉन्ट जोड़ना यानी कि फॉन्ट को हम ऐड कर सकते हैं, और एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन हम वहां से चला नहीं सकते हैं। कहां से? कंट्रोल पैनल से। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा पहला करेक्ट। कर्सर के दाईं तरफ के पूरे शब्द को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी कुंजी दबाते हैं? कर्सर के राइट साइड का पूरा वर्ड ही सेलेक्ट करना है अगर, तो कौन सी की दबाते हैं? जो हमने आपको अभी CCC की ऑल इन वन महामैराथन क्लास कराई थी, उसमें ये सारी शॉर्टकट की हमने आपको पढ़ाई थी, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। और वहां पर हमने एक टाइम स्टैम्प भी लगा दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के जो भी आपको चैप्टर या जो भी पार्ट आपको देखना है वहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? कर्सर के दाईं तरफ के पूरे शब्द को अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट के साथ में राइट एरो आपको प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो से आप क्या कर सकते हैं? सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पर कर्सर है और इसके राइट साइड का कोई भी वर्ड आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो आपको प्रेस कर देना होगा। एमएस वर्ड में वर्क स्पेस कुंजी
क्या करती है? बैक स्पेस की इन एमएस वर्ड कर्सर के बाईं ओर के कैरेक्टर को मिटाती है, कर्सर जहां स्थित है उस कैरेक्टर को मिटाती है, कर्सर के दाएं ओर के कैरेक्टर को मिटाती है, या फिर एक शब्द को मिटाती है। तो यहां पर आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के सामने है, आपको जल्दी से जवाब करना है। एमएस वर्ड में बैक स्पेस कुंजी क्या करती है? बताओ। ऑप्शन पहला हो जाएगा कर्सर के बाईं ओर के कैरेक्टर को मिटाती है। कर्सर हमारा यहाँ पर है, इसका बायां ये है और दायां ये है, तो कर्सर के बाएं तरफ के कैरेक्टर को मिटाएगी आपकी बैक स्पेस की। जैसे दबाएंगे तो ये बायां वाला लेटर हमारा कर्सर तो ये वाला है, तो ये वाला मिट जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। एमएस एक्सेल में एक फंक्शन डैश होता है। एमएस एक्सेल में एक फंक्शन डैश होता है, एक रेडीमेड फार्मूला होता है, साधारण एवं जटिल गणनाएं करने के लिए होता है, डॉलर चिन्ह के साथ प्रारंभ होता है, या फिर नन ऑफ दीज। एमएस एक्सेल में एक फंक्शन क्या होता है? एक रेडीमेड फार्मूला होता है, तो ऑप्शन पहला करेक्ट है, एक रेडीमेड फार्मूला होता है एक फंक्शन। क्वेश्चन पूछा गया है ब्लूटूथ की खोज किसने की थी? आपको बताना है ब्लूटूथ की खोज किसके द्वारा की गई थी, किसने की थी? यहां पर कौन सा राइट आंसर है? तो सभी बच्चों को ध्यान रखना है, ब्लूटूथ की खोज किसके द्वारा की गई थी? एरिक्सन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। स्लाइड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की बताइए। आप स्लाइड में अगर हाइपरलिंक को इंसर्ट करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट से आप हाइपरलिंक को इंसर्ट करा सकते हैं? तो हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के। आप कंट्रोल के से हाइपरलिंक को इंसर्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है अनसॉलिसिटेड कॉमर्शियल ईमेल को जाना जाता है। जो अनसॉलिसिटेड कॉमर्शियल ईमेल होती हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं? हमने आपको कई बार बताया है जो आपकी अनसॉलिसिटेड मेल होती है उनको क्या बोलते हैं? उनको स्पैम मेल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा स्पैम मेल, या फिर आप जंक मेल का भी नाम देते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। जंक मेल भी उन्हें कहते हैं। तो कई बार अगर जंक मेल आपको दिखाई देता है तो आप इसे भी करेक्ट कर सकते हैं। और यहां पर आपको बताना है GUI किन दो के मध्य इंटरफेस के लिए प्रयोग किया जाता है। GUI किन दो के मध्य इंटरफेस के लिए इस्तेमाल करते हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, व्यक्ति और मशीन, सॉफ्टवेयर और यूजर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे आपने देखा होगा जब आप विंडोज पर काम करते हैं तो यहाँ पर आपको माउस का एरो पॉइंटर भी दिखाई देता है ना? उस एरो से ही आप माउस को मूव कराते हैं और आपको स्क्रीन पर नजर आता है, तो इसे ही हम GUI का नाम देते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है जहां पर यूजर को पूरा इंटरफेस दिखाई देता रहता है। एज ए ग्राफिकल वे में वो देख सकता है कि कहां पर इमेज है, कहां पर हमने लिखा है, ये सब उसको दिखाई देता रहता है और वो आसानी से अपने कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाता है। तो जो GUI होता है किसके मध्य काम करता है? यह आपके सॉफ्टवेयर और यूजर के मध्य काम करता है। सी ऑप्शन करेक्ट है, सॉफ्टवेयर और यूजर। क्वेश्चन देखिएगा ईमेल प्रणाली के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ ईमेल सिस्टम? आपको बताना है ईमेल प्रणाली के जनक कौन है या किसे कहा जाता है। तो यहां पर क्या होगा? रे टॉमलिंसन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है, रे टॉमलिंसन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर आपको बताना है माई स्पेस की स्थापना कब हुई थी? बताओ माई स्पेस की स्थापना कब की गई थी? आपको ध्यान रखना है 2003 में माई स्पेस की स्थापना हुई थी। और माई स्पेस है क्या? तो माई स्पेस एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। कई बार इसके फाउंडर्स नेम भी आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है अगर फाउंडर की बात करते हैं तो टॉम एंडरसन, क्रिस डीवॉल्फ और जॉन हार्ट, ये इनके फाउंडर हैं माई स्पेस के। और माई स्पेस 2005 से लेकर 2008 तक दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट थी। बट आज की डेट में अगर बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट तो क्या हो जाएगा? फेसबुक हो जाएगा। आपको पता है फेसबुक आपका फिर राइट आंसर हो जाएगा। और फेसबुक के फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग। बट आपको ध्यान रखना है जब भी माई स्पेस पूछें तो माई स्पेस के फाउंडर होंगे टॉम एंडरसन, क्रिस डीवॉल्फ और जॉन हार्ट। ठीक है, और माई स्पेस है क्या? तो एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। पूछा गया है MMID में कितने अंक होते हैं? हाउ मेनी डिजिट इन MMID? MMID में कितने अंक होते हैं बताओ। तो आपको पता है MMID में टोटल डिजिट होते हैं 7, यानी कि 7 डिजिट होते हैं आपके MMID में। इसका मतलब क्या होता है? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर होता है MMID का फुल फॉर्म। पूछा गया है IMPS एक त्वरित भुगतान प्रणाली है। बताओ IMPS इज एन इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम। तो बिल्कुल सही ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। IMPS से आप तुरंत भुगतान कर सकते हैं, ये आपका रियल टाइम में पेमेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा QSAM सर्विस के लिए किस USSD कोड का इस्तेमाल किया जाता है? QSAM सेवा का लाभ लेने के लिए आपको कौन सा USSD कोड इस्तेमाल करना होता है? QSAM का मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में आता है। तो QSAM का फुल फॉर्म क्या होता है? कोई बताएगा? आप सभी जल्दी से जवाब करिए कमेंट बॉक्स में। QSAM का मतलब क्या होता है?
और QCM सेवा का लाभ लेने के लिए कौन सा USSD कोड इस्तेमाल करते हैं? तो *## ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। *## इस्तेमाल करते हैं और इसका मतलब होता है क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर। क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर इसका नाम होता है, भी आपको ध्यान रखना, मतलब फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको बताना है फर्मवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर डिवाइस में एम्बेडेड है। फर्मवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर डिवाइस में एम्बेडेड है। क्या होगा इसका राइट आंसर? और फर्मवेयर के बारे में हमने कई बार आपको बताया है, कई बार हमने डिस्कस किया है, तो इसका राइट आंसर आपको करना है बिल्कुल सही ऑप्शन पहला हो जाएगा। फर्मवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो कि हार्डवेयर डिवाइस में एम्बेडेड होता है, ठीक है। यानी कि आपको पता है आपके रोम के अंदर क्या होता है, आपने नाम सुना होगा, एक बायोस प्रोग्राम होता है। रोम के अंदर रीड ओनली मेमोरी के अंदर एक बायोस प्रोग्राम होता है। इसका मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और इसी बायोस को क्या कहते हैं? फर्मवेयर का नाम दिया जाता है, ठीक है। आगे देखो, और क्वेश्चन नंबर 23 कहता है वेब क्रॉलर को स्पाइडर के नाम से भी जाना जाता है। जो आपके वेब क्रॉलर होते हैं उनको स्पाइडर का भी नाम देते हैं। क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। जैसे आपने किसी भी सर्च इंजन पर कुछ भी कीवर्ड सर्च किया होगा तो आपने देखा होगा वहां पर आपको एक लंबी सी लिस्ट दिखाई जाती है, मतलब एक सर्च रिजल्ट आपको दिख जाता है। तो ये सर्च रिजल्ट कहाँ से आया? आपने अगर गूगल सर्च इंजन पर इसको सर्च किया है तो गूगल के डाटाबेस से आया। आप गूगल के डाटाबेस में वो कहाँ से आ गया, वो चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? तो वो चीज़ें और किसी वेबसाइट की होती हैं, अन्य वेबसाइट की वो चीज़ें होती हैं जो गूगल के डाटाबेस में स्टोर होती हैं, ठीक है। और ये स्टोर कौन करता है? तो इस गूगल के डाटाबेस में जो स्टोर करने का काम है वो ये वेब क्रॉलर या स्पाइडर ही करते हैं। जैसे कोई नई वेबसाइट बनी और अभी वो नई वेबसाइट बनी, वो गूगल के पास होती नहीं है, बट धीरे धीरे क्या होता है, वेब क्रॉलर जो होते हैं या स्पाइडर जो होते हैं वो इस वेबसाइट को अपनी डेटाबेस में स्टोर कर देते हैं। और जैसे ही इस वेबसाइट को अपने डेटाबेस में स्टोर कर देंगे तो जब आप गूगल के सर्च इंजन पर उसे सर्च करेंगे तो आपको उसी सर्च पेज में वो वेबसाइट भी आपको नजर आएगी, ठीक है। तो इसी का नाम होता है वेब क्रॉलर, जो आपकी वेबसाइट को क्रॉल करते हैं। जैसे कोई एक वेबसाइट पहले से गूगल पर ऑलरेडी लिस्ट है, वो ऑलरेडी गूगल पर पहले से है, और उस वेबसाइट पर अगर किसी नई वेबसाइट का लिंक दिया गया है, ठीक है, तो क्या करेगा, वेब क्रॉलर जो होते हैं या स्पाइडर जो होते हैं वो इस वेबसाइट पर विजिट करते रहते हैं। कुछ समय के बाद में इस वेबसाइट पर विजिट करते हैं, जाते हैं। तो जैसे ही वेबसाइट को क्रॉल किया जाता है वेब क्रॉलर के द्वारा, और यहाँ पर अगर उन्हें कोई नई लिंक दिखाई देती है तो क्या करता है, वो स्पाइडर इस लिंक से इस वेबसाइट पर आ जाता है जो नई वेबसाइट है, जो अभी गूगल के पास नहीं है। और जैसे ही इस लिंक से वो क्रॉलर यहाँ आया, वो स्पाइडर यहाँ आया, तो इसकी जानकारी भी उसको मिल गई और फिर इस इंफॉर्मेशन को भी वो अपने डेटाबेस में स्टोर कर देता है। फिर क्या होगा, जब आप गूगल पर सर्च करेंगे तो अब ये वाली इंफॉर्मेशन भी उसको यहाँ पर मिल जाएगी। तो गूगल के पास अपनी डेटाबेस में ये स्पाइडर, ये वेब क्रॉलर ही सारा डेटा स्टोर करते रहते हैं और आपको फिर जैसे ही आप सर्च करते हैं तो आपको रिजल्ट दिखाते रहते हैं। तो बिल्कुल सही है, हम वेब क्रॉलर को स्पाइडर भी बोल सकते हैं। ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है फायरवॉल कंप्यूटर सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फायरवॉल का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो फायरवॉल कंप्यूटर सुरक्षा के लिए होता है, कंप्यूटर की सिक्योरिटी के लिए होता है। तो राइट बात है, ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी और आज इस क्लास का पीडीएफ भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो पीडीएफ के लिए आप www.cccbyfirst.com पर जा सकते हैं और वहां से प्रीवियस पेपर पर आपको जाना है, जहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी कुछ ही समय बाद आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। और बहुत सारे बच्चे CCC ऑल इन वन मैराथन की पीडीएफ मांग रहे थे, तो आपको बता दें CCC ऑल इन वन जो मैराथन क्लास हमने आपको कराई थी उसका पीडीएफ हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है। इसके लिए आप सभी को हमारे इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक लिंक दी है, जहां पर हमने 2400 प्लस प्रश्नों का एक पीडीएफ, एक ई बुक दिया है। उसी ई बुक में ये सारे क्वेश्चन जो हमने 1100 प्रश्न कराए हैं वो सारा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर टोटल आपको 2400 क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब और भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। तो आप इस ई बुक को अगर डाउनलोड कर लेते हैं, अगर आपने पहले से कर लिया है तो आपको फिर लेने की आवश्यकता नहीं है। और जिन बच्चों ने इसको नहीं लिया है तो आप इससे डाउनलोड कर सकते हैं। सारा जो हमने ऑल इन वन CCC मैराथन में कराया है वो इस ई बुक में मिल जाएगा, ठीक है। और अभी इस पर आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आपको बस केवल CCC बाई फर्स्ट लिख देना है, यहाँ पर आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसके लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, जहां से आप ले सकते हैं। बाकी जिनका भी कल एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। बट जो भी प्रश्न आपको याद रहे आप हमें अपने प्रश्न अवश्य भेजें। प्रश्न आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9452299436 पर, या फिर हमें मेल कर सकते हैं info.cccyfirst@gmail.com पर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।